Morning students, welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Okay. So yesterday we discussed the questions up to question number 5 of exercise 6.2 of your chapter 6 of your NCERT book class 9. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एंड देन वी डिस्कस कि क्वेश्चन नंबर 6 इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी हमारे नॉलेज वाइज तो हमको सब कुछ सीखनी है, तो नॉलेज वाइज इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, सीखते हैं क्या कह रहा है। देखो रीड आउट करता हूं एक बार, मैं समझने की कोशिश करना, थोड़े से साइंस के लॉज यहाँ पे लगेंगे, है ना। देखो इन फिगर 6.33, ये 6.33 फिगर दिख रहा होगा सबको। PQ एंड RS आर टू मिरर्स। ये जो लाइन दिख रही है PQ, इसको एक मिरर मानो और RS को भी एक मिरर मानो, और ये दोनों मिरर पैरेलल हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे सीधे रखे हुए हैं, है ना। इसके इन दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे जितनी है वहां पे भी उतनी है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह सेम है, यानी कि ये दो मिरर्स मैंने पैरेलल रख दिए, पैरेलल टू ईच अदर। यहां तक समझ आया? आया समझ? Yes, sir. ओके। अब देखो यहाँ पे दो चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है, एक चीज होती है इंसिडेंट रे और एक होती है रिफ्लेक्टेड रे। कभी सुना है इसके बारे में? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे Yes, sir. क्या होता है बताओ? Yes, sir. बोलो क्या होता है? और जो रे ना आती है तो उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्ट होके जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। वेरी गुड। देखो हमको पता है कि लाइट जो होती है, लाइट की जो रेज होती है, लाइट रेज, वो हमेशा रिफ्लेक्ट होती हैं। अभी हमारे इस रूम में उजाला क्यों है? इस रूम में हमारा उजाला इसलिए ही क्योंकि जो रेस जा रही है उस दीवार से टकरा रही है, दीवार से फिर इधर टकरा रही है, इधर से फिर इधर आ रही होंगी, तो इसलिए ये उजाला हो रहा है, ठीक है। अब ये काम बड़ी विद इन सेकेंड्स हो जाता है, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में हो रहा है। अभी रे धीरे धीरे जा रही है फिर टकरा रही है, तो पता नहीं कितनी देर में उजाला होगा। ये विद इन सेकेंड्स, लाइट ऑन करते ही सारा काम हो जाता है ना। लाइट की स्पीड बड़ी फास्ट होती है ट्रैवल करने की। तो ये क्या कह रहा है कि जो रे आती है टकराने के लिए आ रही है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस जाएगी उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट हो गई वो। समझ में आया यहां तक? तो ये क्या कह रहा है कि एन इंसिडेंट रे AB, AB कहां दिख रहा है आपको? ये रही, देखो AB जो है उस मिरर से टकराई, तो इस PQ मिरर के लिए, इस PQ मिरर के लिए AB इंसिडेंट रे हुई या नहीं हुई? और टकरा के फिर BC रे बन गई वो, और फिर वो दूसरे मिरर की ओर चली गई। तो ये जो BC है ये PQ के लिए रिफ्लेक्टेड रे हो गई, लेकिन BC जो है नीचे वाले मिरर के लिए तो इंसिडेंट है ना। देखो PQ के लिए तो ये रिफ्लेक्टेड रे, PQ से तो ये जा रही है, लेकिन RS की तरफ तो ये आ रही है। तो जो दूसरा मिरर है उसके लिए वो इंसिडेंट रे है, उस वाले मिरर के लिए वो रिफ्लेक्टेड रे है, इस वाले मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है। फिर इस वाले मिरर की रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हो जाएगी? CD, है ना, ठीक है। अब कोई कहे कि PQ मिरर की इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे बताओ, तो आप क्या कहोगे? AB तो है इंसिडेंट, BC है रिफ्लेक्टेड। फिर कोई कहे कि RS मिरर की दोनों रेस बताओ, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, तो RS मिरर के लिए BC हो जाएगी इंसिडेंट एंड CD हो जाएगी रिफ्लेक्टेड। यहां तक समझ आया सभी को? Yes, sir. तो यही सारी बात इधर लिखी हुई है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है BC पाथ, जो BC पाथ है वहां से होती हुई RS मिरर को स्ट्राइक करती है, यानी टकराती है, और फिर C पॉइंट पे टकराती है, फिर अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है अलोंग द पाथ CD, CD वाले रास्ते पे अलोंग रिफ्लेक्ट होके वो ट्रेवल करती है। यहां तक क्लियर है? सबको समझ आया? Yes, sir. अब Yes, ये sir. क्या कह रहा है? प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। AB क्या है? जो सबसे पहली इंसिडेंट रे थी। CD क्या है? जो सबसे आखिर रिफ्लेक्टेड रे। वो सबसे पहली इंसिडेंट रे, ये सबसे आखिर रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, ऐसा ये प्रूव करवाना चाह रहा है। अगर मिरर पैरेलल है, देखो यहाँ पे वीडियो में देखो सब लोग, आप भी देखो, मान लो ये मिरर है दो पैरेलल, एक रे यहां से आई, यहां गई, फिर आई, इस तरीके से टकरा रही है एक दूसरे के। तो वो जो टकरा रही है ना, तो जो सबसे पहली रे होगी ना, मान लो वो ऐसे आई है, तो आखिरी रे भी फिर ऐसे ही जाएगी, पैरेलल फॉर्म में ही जाएगी, क्योंकि मिरर्स क्या हैं? पैरेलल हैं। तो मिरर्स पैरेलल है, ये बात गिवन है। आने और जाने वाली रेस पैरेलल होंगी, ये मुझे प्रूव करना है, यानी AP पैरेलल CD, ये मुझे प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको?
यस सर। ठीक है, देखो तो फिगर बना लो ऐसा वैसा ही बनाइए। पहले तो दो मिरर्स हैं, पैरेलल हैं, बनाओ। यश बन गया, ये दो पैरेलल मिरर्स हो गए है ना। फिर एक रे ऐसे जा रही है, टकरा के नीचे आ रही है, फिर टकरा के फिर से ऊपर जा रही है, और ये पैरेलल फॉर्म में जा रही है ना। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. ठीक है, बन गया फिगर सबका। मिरर्स के नाम है ए बी एंड टी क्यू एंड आर एस, या ए बी एंड टी क्यू, क्या है बताओ? मिरर्स के नाम क्या है? टी क्यू एंड आर एस। ठीक है, पहला मिरर है पी क्यू, दूसरा मिरर है आर एस, आर एस। अच्छा, और ये जो रेज जा रही हैं ये है ए बी, फिर बी से टकरा के सी, और लास्ट में डी, यही है। अच्छा, यहाँ पे हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो आप डॉटेड लाइन में करना कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये होगा कि ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे हम पी क्यू पे। सिमिलरली सी पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे आर एस पे, मतलब आर एस से परपेंडिकुलर हो ये। ठीक है, इनको भी पॉइंट्स मार्क करना पड़ेगा, तो इसको पॉइंट्स मार्क कर दो आप। क्या करोगे? पी क्यू आर एस, ए बी सी तो है ना, ए बी सी डी तो है ना, एक्स वाई जेड। चलो एक्स ले लो इसको, और इसको वाई ले लो। ठीक है, इतना काम कर लिया सभी ने। अब देखिए ध्यान यस से, सर। कुछ साइंस के लॉस बता रहा हूं मैं आपको। वैसे तो साइंस वाले सर का बताने का काम है, पर अब क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। देखिए, जब कोई रे टकराती है, मान लो ये मिरर है, जब कोई रे टकराती है तो जिस एंगल में वो टकराती है उसी एंगल में रिफ्लेक्ट भी होती है। जैसे आप एक बॉल मारो दीवार पे, आप सीधा मारोगे तो सीधा आएगी, सोच के देखो, सीधा मारोगे तो सीधा आएगी आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होके। आप ऐसे टेढ़ा मारोगे तो ऐसे टेढ़ी जाएगी, आप इधर से मारोगे तो इधर जाएगी। यानी आपने 60 डिग्री पे मारा तो 60 डिग्री में रिफ्लेक्शन हुआ, इधर से मान लो 80 डिग्रीज में मारा तो 80 डिग्रीज में रिफ्लेक्शन हुआ, सीधा 90 डिग्री में मारा तो 90 डिग्री में ही आई। तो वो का वही काम रेस के साथ होगा। देखो, ये तो है मेरा एंगल, इंसिडेंट एंगल, इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, भाई जिस एंगल पे लाइट जा रही है। और ये है मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल, जिस एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है। मान लो ये 30 डिग्री है तो वो भी 30 डिग्री होगा। जिस एंगल पे इंसिडेंस होगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आई ये बात सबको? ठीक यस है, सर। सिमिलरली इधर भी ये और ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि इस मिरर के लिए ये है इंसिडेंट एंगल और ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। भाई उस मिरर के लिए ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड, इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है, चलो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो गिवन पॉइंट्स क्या हैं? ए बी, पहला गिवन पॉइंट है कि ए बी एंड, ए बी नहीं पी क्यू, मिरर का नाम पी क्यू है ना, मिरर पी क्यू ऐसा लिखो, मिरर पी क्यू इज पैरेलल टू मिरर आर एस। पी क्यू मिरर आर एस मिरर के पैरेलल है, पहली चीज। ठीक है, सेकंड चीज देखो क्या है, हम ये लिख देते हैं कि ए बी इज द इंसिडेंट रे
ए बी इज द इंसिडेंट रे। ए बी इंसिडेंट रे है कौन से मिरर के लिए? पी क्यू मिरर के लिए, टू द मिरर पी क्यू। एंड पी क्यू मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? बीसी। इधर आप ऐसे रे वाला निशान लगाओ, रे ए बी एंड रे बी सी। रे बी सी इज द रिफ्लेक्टेड रे, is the reflected ray to the mirror PQ, to the mirror PQ। मतलब मिरर PQ की बात करी हमने यहाँ पे, है ना भाई। मिरर PQ के लिए कौन सी तो रिफ्लेक्टेड है और कौन सी इंसिडेंट है। तो मिरर PQ ऊपर वाला मिरर है, इसके लिए इंसिडेंट तो कौन सी है? रे AB, और रिफ्लेक्टेड कौन सी है? रे BC। ये की यही बात अब नीचे वाले मिरर के लिए अपने आप लिख सकते हो। लिखो इंसिडेंट BC, तो क्या लिखूंगा? रे BC इज द इंसिडेंट रे, इज द इंसिडेंट रे टू द मिरर, टू द मिरर। नीचे वाला मिरर का नाम क्या है? RS, RS। एंड इसी मिरर के लिए अब रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे हम, तो क्या हो जाएगी वो? CD। रे CD इज द reflected ray to the mirror RS। इतना हो गया सभी का? यस सर। हो गया। तो ये तो थे गिवन पॉइंट्स। अब प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये करना है कि AB इज पैरेलल टू CD। और तो कुछ गिवन पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे, है ना। और इसको प्रूव करने के लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, तो नेक्स्ट पार्ट लिखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया बेटा हमने किया एक तो BX को परपेंडिकुलर बनाया, किसके? PQ के, ये परपेंडिकुलर है ना। और दूसरा YC को परपेंडिकुलर बनाया RS के। ये दो कंस्ट्रक्शन है। BX ऐसे लिखो, BX या XB लिख दो, XB परपेंडिकुलर टू PQ एंड YC परपेंडिकुलर टू RS। लिखते हैं, ड्रॉ XB perpendicular to PQ and YC perpendicular to RS। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है ऐसे। परपेंडिकुलर मतलब दो लाइंस एक दूसरे से 90 डिग्री पे टकराती हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है। तो XB और PQ 90 डिग्री पे टकरा रही है, सिमिलरली YC एंड RS भी 90 डिग्री पे टकरा। यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ वाला पोर्शन यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो इन चार एंगल्स को मैं कुछ मार्क करता हूं। इसको मार्क कर देता हूं एंगल 1, इसको मार्क कर देता हूं एंगल 2, तो उससे आसानी होगी। इसको मार्क कर देता हूं एंगल 3, इसको मार्क कर देता हूं एंगल 4। 1 2 3 4 ऐसे मार्क कर लो आप चारों एंगल्स को। ठीक है, कर लिया सबने? देखो यस सर। हेयर फॉर द मिरर, पहले वाली मिरर की बात कर रहा हूं मैं ना। फॉर द मिरर, पहला मिरर क्या है? PQ, है ना। फॉर द मिरर PQ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल 1 होगा फिगर के हिसाब से। भाई पूरा इतना बड़ा एंगल लिखना पड़ता मुझे, या तो फिर आप ऐसे लिखो, देखो ABX पूरा एंगल लिखो, है ना। या फिर आप सिंपली आपने लिख दिया एंगल 1। चलो एक बार के लिए तो पूरा लिख लो ABX, फिर उसके आगे लिख लो एंगल 1, है ना।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा, किसके लिए? PQ मिरर के लिए। और RS मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो होगा। ठीक है, तो फॉर द मिरर PQ एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ABX, एंगल ABX, एंगल ABX। B इसको मान लो एंगल 1, ABX बड़ा लिखो, मतलब लेट लगा दो यहाँ पे। लेट का मतलब ऐसे मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना जो एंगल ABX, उसको मान लो एंगल 1, ठीक है। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मान लेते हैं एंगल 2, एंगल ऑफ, क्योंकि अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो बड़ा बड़ा हम बार बार लिखें ABX तो कंफ्यूजन भी होगा, तो इसलिए उसको एक छोटा सा नाम दे दिया। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है कौन सा वहां पे? 3 लेटर में बोल के बताओ, इस वाले एंगल को 3 लेटर में बोल के बताओ। XBC, और उसको फिर मैंने एंगल 2 का नाम दे दिया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल XBC। B एंगल 2, उसको एंगल 2 मान लो। हो गया यहाँ तक? यस सर। अब सुनो, नाउ वी नो दैट, इसको हम अंडरस्टूड बात मान लेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। ये हम प्रूव नहीं करेंगे, ये हम मान लेंगे कि तो सब जानते हैं, अंडरस्टूड मान लेंगे इसको। नाउ वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से रे आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? एंगल 1, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? एंगल 2। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बाद में यूज लेंगे। यानी एंगल 1 और 2 बराबर आ गए। सिमिलरली ये का यही काम हम नीचे वाले मिरर के लिए करेंगे, तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे। बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, तो सिमिलरली इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं हम। सिमिलरली फॉर द मिरर RS, ठीक है, एंगल ऑफ लेट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले बताओ वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है कौन सा? ऊपर करूं? नीचे वाले मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है कौन सा? 3 लेटर में बोल के बताओ। BCY, एंगल BCY। वेरी गुड, BCY। और फिर रिफ्लेक्शन वाला कौन सा हो जाएगा? YCD। ठीक है, D। BCY को एंगल 3 मान लिया, एंगल BCY, B एंगल 3 मान लिया, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बना? BCY के बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 3 लेटर में क्या बोला आपने अभी? BCY, तो YCD है ना, YCD, D एंगल 4। एंड अब बार बार नहीं लिखेंगे उसको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, एक बार लिख लिया ना, अब अपन सीधे लिख देंगे कि एंगल 3 भी हो जाएगा एंगल 4 के बराबर। इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन में तो 1 और 2 बराबर हो गए, दूसरी इक्वेशन में 3 और 4 बराबर हो गए। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर, नो सर। बोलो, कोई डाउट किसी को यहां तक? नो? तो फिर अब नई बात बताएं, इसके बाद की बात बताएं। इतना नोट डाउन कर लिया सबने? वंशिका कर रहे हो बेटा? यस सर। समझ आ रहा है यहां तक? यस सर। ओके। सक्षम आपके मतलब घर से ही है क्या? यस सर। तो क्यों नहीं आया आज? एनी पर्टिकुलर रीजन ऑफ नॉट कमिंग? सर पता नहीं, मैंने उससे बात नहीं की। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, चलो अब फिगर पे आओ फिर से। देखो, ये दोनों पैरेलल थे, ये दोनों मिरर्स क्या थे बेटा? पैरेलल थे।
थे। तो मुझे एक चीज बताओ आप, अगर ये दोनों पैरेलल थे तो ये BC जो है, BC दिख रहा है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो अगर ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? एक मिनट रुको, एक सेकेंड। अगर ये PQ इसके पैरेलल है हमको तो ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। हमारा टारगेट है कि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो AB और CD पैरेलल हो जाएंगे, है ना। अब आप सोचो कि आपको गिवन है कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल आपको गिवन है कि हैं, तो आप इससे कैसे प्रूव करोगे कि इन दोनों एंगल का सम और इन दोनों एंगल का सम बराबर है? सोच के बताओ। क्योंकि सर एंगल 1 और एंगल बी इक्वल है तो सर उनका सम भी इक्वल होगा। एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है ना सर? एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। इनका जोड़ और इनका जोड़ बराबर कैसे होगा? होगा तो सही, लेकिन प्रूव करना है कैसे होगा? जरूरी थोड़ी ना है कि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं तो इनका, जैसे मान लो सपोज करो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ये दोनों आपस में सर बराबर। ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगी ना? कौन कौन से, वही तो पूछ रहा हूँ, कौन कौन से? सर अगर दोनों का सम सेम आता है तो सर ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगी, और अल्टरनेट एंगल ऐसी लाइनों पे तो बनता है जो पैरेलल होती है बस। दोनों का सम इक्वल कहाँ आ रहा है बेटा? देखो 1 और 2 को मैंने मान लिया 30-30, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया 30-30। 3 और 4 को मैंने मान लिया 40-40। भाई ये दोनों आपस में इक्वल चाहिए ना, आपस में इक्वल अभी भी है। इनका सम आ रहा है 60, उनका सम आ रहा है 80, कहाँ है दोनों इक्वल? भाई ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है। इनका जोड़ और इनका जोड़ इक्वल बनाना है। सुनो ध्यान से, अब देखो ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है? अगर मैं इसको परपेंडिकुलर और इसको परपेंडिकुलर बनाऊं तो ये दोनों भी पैरेलल बनेंगे। कौन कौन से? BX और YC। अब आपकी नजर केवल BX और YC पे होनी चाहिए, BX पर और YC पर होनी चाहिए। तो BX और YC के लिए भी तो BC अल्टरनेट वो ट्रांसवर्सल है। BX और YC पैरेलल लाइंस के लिए भी BC जो है वो ट्रांसवर्सल है या नहीं है? तो है, तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो गए। यस सर। अलग से बनाओ उसको, देखो ये तो था BX, कहाँ बनाऊं मैं, एक मिनट रुको, स्पेस नहीं है ना। ये तो था BX और ये था मेरा YC, BX YC और BC ट्रांसवर्सल। तो मुझे बताओ ये और ये एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल्स? तो ये कौन सा था? ये तो था 2 और ये था 3, हो गए। अब 2 और 3 बराबर हो गए, अगर 2 और 3 बराबर हो गए तो 2 का डबल ये पूरा एंगल है और 3 का डबल ये पूरा एंगल है। भाई 2 का डबल करोगे तो पूरा एंगल बनेगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो अगर 2 और 3 बराबर हैं तो इसका डबल और इसका डबल भी बराबर होंगे। एक बार इन दोनों के डबल एंगल्स बराबर हो गए, दैट मीन्स ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के बराबर हो गया, उससे प्रूव हो जाएगा कि AB पैरेलल। कहने का मतलब ये है कि BC ट्रांसवर्सल जो है, BC ट्रांसवर्सल जो है, एक बार तो इन पैरेलल लाइंस के लिए कंसीडर करो, और वही BC ट्रांसवर्सल जो है दूसरी बार इन पैरेलल लाइंस के लिए कंसीडर करो। ठीक है, ये भी तो पैरेलल लाइंस प्रूव करनी है ना हमको, तो उसके लिए भी तो BC ट्रांसवर्सल बनेगी। और ये पैरेलल लाइंस एक तरीके से गिवन है, इसके लिए भी तो BC ही ट्रांसवर्सल बनेगी। उसमें ट्रांसवर्सल मानोगे तो ये अल्टरनेट, और इन दोनों के लिए जब BC ट्रांसवर्सल मानोगे तब ये पूरा एंगल अल्टरनेट, जो हमको प्रूव करना है। मतलब ये आधा एंगल अल्टरनेट है, ये तो गिवन है, इक्वल है, और पूरा एंगल इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, चलो लिखो। नाउ PQ इज पैरेलल टू RS, ये तो गिवन है ना? ठीक है, एंड साथ में PQ के परपेंडिकुलर क्या बनाया आपने? PQ के परपेंडिकुलर क्या बनाया रोहित? तो क्या नाम है अंश? हाँ, XB परपेंडिकुलर बनाया मैंने PQ के, एंड
आर एस के परपेंडिकुलर क्या बनाया, वाई सी परपेंडिकुलर आर एस। तो ध्यान से सुनो, इसको आगे के लिए भी याद रखना। देखो बेटा यहाँ पे अगर पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं तो पी क्यू का परपेंडिकुलर जो बना एक्स बी और आर एस का परपेंडिकुलर जो बना वाई सी, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। समझ आएगा बच्चों? यस सर। और आप खुद इमेजिन करके देखो बेटा, इमेजिन करके देखो, मान लो मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एक मैंने इसके परपेंडिकुलर बना दी, एक मैंने इसके परपेंडिकुलर बना दी, तो ये दोनों लाइनें भी तो आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर बनी है ये भी तो पैरेलल होंगी आपस में। यही मैंने बताया यहाँ पे कि जब दो पैरेलल लाइंस थी पी क्यू और आर एस, जिसमें से एक्स बी पी क्यू के परपेंडिकुलर बना दी, वाई सी आर एस के परपेंडिकुलर बना दी, तो अब ये एक्स बी और वाई सी भी आपस में क्या बन जाएंगी, पैरेलल, पैरेलल बन जाएंगी, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल। ठीक है, सो हाँ, क्योंकि पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं इसलिए एक्स बी और वाई सी इन दोनों के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये भी पैरेलल होंगे। अब पी क्यू आर एस पैरेलल तो गिवन है, ये चीज मैंने कंस्ट्रक्शन से प्रूव कर दी। सो एक्स बी ऑल्सो पैरेलल टू वाई सी। अब एक्स बी और वाई सी अगर पैरेलल हैं तो इनके लिए बी सी जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, BC is the transversal line. ठीक है, BC is the transversal line. So एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। These are alternate angles. भाई एंगल 2 और 3 अल्टरनेट बन रहे हैं ना, इमेजिन हो गया ना, या फिर से करवाऊं? एक बार लिखो, चलो फिर से कराता हूं, यहां तक लिखो एक बार। लिख लिया यहां तक? देखो इसको फिर से इमेजिन करवाता हूं मैं, ऊपर देखो क्या किया हमने, एक्स बी और वाई सी को पैरेलल करके बी सी को ट्रांसवर्सल किया है। इमेजिन करो, फिगर में आओ, एक्स बी वाई सी को पैरेलल किया है। कहाँ है साहब एक्स बी वाई सी? एक्स बी वाई सी पैरेलल किसको किया, और ट्रांसवर्सल किसको किया, बीसी को। तो आपकी नजर अब जो मैं ये डार्क पोर्शन कर रहा हूं केवल इस पे होनी चाहिए, अगल बगल की चीजों को एक बार नजरअंदाज करो, केवल इस फिगर पे आप नजर डालो जो मैंने डार्क कर दिया, और ध्यान से बताओ एंगल 2 और एंगल 3 अल्टरनेट होंगे नहीं होंगे, इक्वल होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। यही मैंने वहां पे लिख लिया कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, अल्टरनेट एंगल्स बन गए। लिख लिया यहां तक सबने? ठीक है, नाउ नाउ इसको इक्वेशन 3 मार्क कर दो बेटा। नाउ अब कौन सी लाइंस को मुझे पैरेलल प्रूव करना था, उन दोनों लाइंस के पर चलो। नाउ फॉर द लाइंस ए बी और सी डी, ए बी और सी डी को मुझे क्या प्रूव करना था, पैरेलल प्रूव करना था। अगर ए बी और सी डी में मैं बी सी को ट्रांसवर्सल लूं, इफ बी सी इज द ट्रांसवर्सल, अगर ए बी और सी डी लाइंस को देखें तो उसमें भी बीसी ट्रांसवर्सल है, तो ए बी और सी डी के हिसाब से बीसी को ट्रांसवर्सल माने तो अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होंगे। अब उसको डार्क कर रहा हूं मैं, ए बी को और सी डी लाइंस को इस हिसाब से, ए बी और सी डी लाइंस के हिसाब से अगर मैं बीसी को ट्रांसवर्सल मानूं, तो अब इस डार्क पोर्शन को कंसीडर करो, बाकी मत देखो मत। अब बताओ अल्टरनेट कौन सा होगा, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल होगा, यानी कि एंगल ए बी सी और एंगल पी सी डी, ये अल्टरनेट होंगे। क्लियर है? ठीक है, देखो BC इज द ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर द
अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है ये पता नहीं है, क्योंकि ये पता नहीं है ना कि AB और CD पैरेलल हैं। समझ में आया? देखो AB और CD पैरेलल पता थोड़ी ना है, तो इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल है या ये पता नहीं है। भाई अगर दो लाइंस हैं तो अल्टरनेट कैटेगरी की तो ये हो गई, लेकिन अल्टरनेट एंगल इक्वल तो तभी होते हैं ना जब वो दोनों लाइंस पैरेलल हो। अभी तक ये चीज प्रूव नहीं हुई है ना कि दोनों पैरेलल है, वही तो प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दूं तो वो दोनों पैरेलल प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि उन दोनों लाइंस के लिए ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। समझ में आया हितेंद्र? यस सर। उन दोनों लाइंस के लिए ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, अगर इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दें तो वो दोनों पैरेलल प्रूव हो जाए। तो अब मेरा फाइनल टारगेट है कि इन दोनों को मेरे को इक्वल प्रूव करना है। मुझे बताओ एंगल ABC की वैल्यू क्या है? एंगल ABC की वैल्यू क्या है? एंगल ABC को मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूं। फिगर के अकॉर्डिंग देखो ABC जो पूरा एंगल है वो 1 और 2 का समी तो है, 1 और 2 का समी तो है वो, देखो ध्यान से। यस सर। एंगल ABC ये पूरा जो एंगल है ये 1 और 2 का समी तो है, और 1 और 2 दोनों बराबर भी हैं। कहां लिखा है हमने? इक्वेशन 1 में लिखा है। इक्वेशन 1 में यही तो लिखा है कि 1 और 2 बराबर है। तो 1 और 2 का सम करना है, इससे अच्छा एंगल 2 का दुगना ही कर दो, क्योंकि 1 और 2 तो बराबर है ना। भाई यहाँ पे एंगल 1 को तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या किया मैंने? देखो देखो एंगल 2 को तो एंगल 2 ही लिखा है, एंगल 1 को भी एंगल 2 कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 और 2 बराबर थे, इक्वेशन 1 से पता चल रहा है। तो ये एंगल 2 प्लस एंगल 2 यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया, एंगल 2 का दुगना हो गया। जैसे x प्लस x 2x होता है, y प्लस y 2y होता है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ यानी 2 एंगल 2 हो जाएगा। 2 एंगल 2 यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इंटू एंगल 2 है ये। अगर समझ नहीं आ रहा तो ऐसे ले लो, 2 इंटू एंगल 2, ठीक है, एंगल 2 का दुगना। सिमिलरली अब उस वाले एंगल की बात करता हूं, एंगल BCD, उसमें किस किस का सम होगा? 3 और 4 का। फिगर में देख लो 3 और 4 का होगा। अब Yes, sir. यहाँ पे 3 को तो 3 लिख रहा हूं, 4 को भी 3 लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 2 में हमने क्या लिखा था कि 3 और 4 बराबर हैं, लिखा था। तो 3 और 4 बराबर हैं, तो 4 की जगह 3 लिख सकते हो, और 3 को तो 3 लिखो। तो 3 और 3 का सम क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा। इतना करो एक बार। कर लिया? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में, शायद, हो सकता है नहीं भी आ रहा हो, कि सर 1 और 2 बराबर थे तो 2 को तो 2 ही रखा, 1 को 2 किया। पर आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि 1 को तो 1 ही रखते और 2 को भी 1 करते, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 2 करने की जगह एंगल 1 प्लस एंगल 1 यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 1 भी तो कर सकते थे। 1 और 2 बराबर है ना। मैंने कहा Yes, sir, इसके बराबर पास 10 रुपए हैं, इसके पास 10 रुपए हैं, दोनों के पास बराबर रुपए हैं, तो दोनों का जो टोटल होगा वो इसका भी दुगना है, इसका भी दुगना है। तो मैं ट्वाइस ऑफ द मनी विथ यश भी लिख सकता हूँ एंड ट्वाइस ऑफ मनी विथ अंश भी लिख सकता हूँ। तो डबल 2 का ही क्यों किया, 1 का क्यों नहीं किया? और सिमिलरली यहाँ पे डबल 3 का ही क्यों किया, 4 का क्यों नहीं किया? 4 का भी तो कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि हमारे पास इक्वेशन 1 2 के बाद जो थर्ड इक्वेशन बनाई है उसमें 2 और 3 का ही कनेक्शन लिखा है हमने। चेक करो, इक्वेशन थर्ड में 2 और 3 का कनेक्शन है, एंगल 2 और 3 का। देखो कि एंगल 2 और 3 बराबर है। अगर यहाँ पे 1 और 4 होता तो मैं उनको भी 1 और 4 में कन्वर्ट करता। समझ में आया गर्ल्स? तीनों गर्ल्स को समझ में आया अच्छे से ये चीज? यस सर। तो अब इक्वेशन थर्ड में मैंने लिख दिया ये और ये बराबर है, 2 और 3 बराबर है, तो इनका दुगना भी बराबर होगा।
तो BCD और ABC बराबर हो जाएंगे। यही तो प्रूव करना था कि वो दोनों एंगल बराबर है। ये दोनों एंगल बराबर हो गए, दैट मीन्स वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये तो अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 3। बट एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। या फिर एक काम करो, देखो सुनो, एक काम करो, इस एंगल 3 की जगह आप एंगल 2 लिख दो। इस एंगल 3 की जगह क्या लिख दो? कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में दोनों बराबर है ना, 2 और 3। इक्वेशन 3 में 2 और 3 बराबर है, तो 3 की जगह 2 लिख सकते हो। अब आप देखो, ABC की वैल्यू भी ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ABC की वैल्यू भी ट्वाइस ऑफ एंगल 2, BCD की वैल्यू भी ट्वाइस ऑफ एंगल 2, बराबर हो गए दोनों। दैट मीन्स ये दोनों एंगल बराबर हैं। हाँ, तो इसका मतलब AB और CD भी पैरेलल है, वो मुझे प्रूव करना है। समझ आया? सो एंगल ABC इक्वल आ गए एंगल BCD के। ठीक है, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। पर ये तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स अगर बराबर हो जाएं दैट मीन्स लाइंस पैरेलल है। hence AB is parallel to CD. Proof. ठीक है बच्चों, क्विकली देखो, क्विकली रिवाइंड करो हमने क्या किया है। देखो 1 और 2 बराबर थे, 3 और 4 बराबर थे, 2 और 3 को बराबर हमने कर दिया। 2 और 3 को बराबर, देखो मेरी बात सुनो, मान लो 2 पार्टीज हैं, ये इसका दोस्त एक पार्टी में, ये इसका दोस्त दूसरी पार्टी में। अब अगर ये इसका दोस्त हो जाए तो चारों दोस्त हो जाएंगे भाई। एक एक पार्टी का एक एक आदमी ने हाथ मिला लिया, तो अब तो चारों दोस्त हो गए। समझ में आया? इससे देसी भाषा में नहीं समझा सकता। मान लो कि 2 बॉयज हैं इस ग्रुप में, 2 गर्ल्स हैं इस ग्रुप में, 2 बॉयज आपस में फ्रेंड्स हैं, 2 गर्ल्स आपस में फ्रेंड है। एक बॉय और एक गर्ल अगर फ्रेंड बन जाए तो वो चारों का फ्रेंड्स का ग्रुप बन जाएगा, होगा नहीं होगा? बोलो बच्चों, वही काम हमने यहाँ किया। ये इसका भाई, ये इसका भाई, मतलब ये इसका भाई मान लो और ये इसकी बहन मान लो, ये दोनों बहन है, ये दोनों भाई। अब अगर ये दोनों भाई बहन है तो चारों भाई बहन है। ठीक है, समझ में? तो जैसे ही मैंने 2 को 3 के बराबर किया तो 2 का डबल ही तो ये एंगल है, 2 का डबल करूंगा तो ये पूरा एंगल मिलेगा, और 3 का डबल करूंगा तो ये पूरा एंगल मिलेगा। तो जब 2 और 3 खुद बराबर हैं तो इसका डबल और इसका डबल भी तो बराबर होगा। दैट मीन्स ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर होगा। उससे प्रूव हो जाएगा कि AB और CD पैरेलल है। ठीक है, ये क्विक रिकेप था एक तरीके से। समझ में आया सभी को? वंशिका समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन प्लस ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। हेडिंग डालो फटाफट से।